Hello everyone, in this video we will learn about the complication of blood transfusion. जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसमें कॉम्प्लिकेशन किसी भी लेवल पे हो सकती है एट द टाइम ऑफ ब्लड कलेक्शन, एट द टाइम ऑफ ब्लड प्रोसेसिंग, एट द टाइम ऑफ क्रॉस मैचिंग, एट द टाइम ऑफ स्टोरेज, एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग एंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ्यूजन. तो किसी भी वजह से पेशेंट को ब्लड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. इट कुड बी एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस एंड क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस. जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती है वो विद इन 24 आवर्स हो जाती है एंड जो कॉम्प्लिकेशन आफ्टर 24 आवर्स हो रही है उसको हम क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं. लेट्स फर्स्ट लर्न अबाउट द एक्यूट कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है वो फर्दर इम्यून मेडिएटेड हो सकती है एंड नॉन इम्यून मेडिएटेड हो सकती है. जो इम्यून मेडिएटेड होती है उसमें मोस्ट कॉमनली क्या होता है, बिकॉज ऑफ एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी हीमोलिटिक रिएक्शंस हो जाती है. उसमें क्या होता है कि जहाँ से पेशेंट को ब्लड जा रहा है आईवी लाइन, वहाँ पे रेडनेस, पेन होना स्टार्ट हो जाता है, टेकी, हाइपोटेंशन हो सकता है. तो उस केस में हमें इमीडिएटली ब्लड स्टॉप करना होता है, बीटी सेट चेंज करना होता है, एंटी एलर्जिक देनी होती है एंड सपोर्टिव मैनेजमेंट करनी होती है ऑफ द पेशेंट. फोर्स डायलिसिस करना होता है तो ताकि जो भी हीमोलिसिस हुई है उससे बचा जा सके, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाएगा. उसकी वजह से रीनल डिपोजिशन हो सकती है ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड ओलिग्यूरिया, रीनल फेलियर हो सकता है. इसलिए फोर्स डायलिसिस करनी है पेशेंट की. सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज़ फिब्राइल नॉन हीमोलिटिक रिएक्शन होती है, जो कि ब्लड देने के बाद साइटोकाइन रिलीज़ की वजह से होती है. नेक्स्ट इज़ पेशेंट को ऑर्टिकेरिया हो सकता है, एनाफाइलैक्सिस हो सकती है. एनाफाइलैक्सिस यूजुअली उन पेशेंट्स में होता है जिनमें हेरिडिटरी आईजीए डेफिशिएंसी होती है एंड जिनको मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स की हिस्ट्री होती है. उस केस में क्या होता है कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होता है उसमें आईजीए नॉर्मली प्रेजेंट होता है, बट इन केस ऑफ आईजीए डेफिशिएंट पेशेंट उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं एंड रिएक्शन की वजह से एनाफाइलैक्सिस हो जाती है. लास्ट वन इज ट्राली हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, दैट इज़ ऑल्सो इम्यूनोलॉजिकल. वो विद इन 6 आवर्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट होती है. उसमें क्या होता है कि एंटी HLA एंटीबॉडीज़ या फिर एंटी ल्यूकोसाइट एंटीबॉडीज़ होती हैं. जो पेशेंट का डोनर ब्लड होता है वो जो रेसिपिएंट को मिलता है, डोनर ब्लड में ये एंटीबॉडीज़ होती है जो कि रिसिपिएंट के ल्यूकोसाइट्स के साथ जाके रिएक्शन क्रिएट करती है लंग्स में मोस्ट प्रोबेबली. तो जिसकी वजह से माइक्रो ऑक्लूजन हो सकता है, पेशेंट को डिस्निया, ब्रेथलेसनेस होगी, नॉन प्रोडक्टिव कफ होगी. और इसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, पेशेंट का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर चल रहा है तो स्टॉप करेंगे. और नेक्स्ट इज़ एक्यूट नॉन इम्यून मेडिएटेड रिएक्शंस. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं जो कि एक्यूट होते हैं बट नॉन इम्यूनोलॉजिकल होते हैं. उसमें मोस्ट कॉमनली ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड सेप्सिस हो सकता है पेशेंट को, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट हाइपोटेंशन सिंड्रोम हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, टाको हो सकता है, दैट इज़ ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड. ये विद इन 6 आवर्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन सिम्टम ऑनसेट होता है. इसमें भी ब्रेथलेसनेस होगी पेशेंट को एंड पल्मोनरी एफ्यूजन, पल्मोनरी एडिमा जैसे सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को. इसका ट्रीटमेंट होता है यूजुअली हम डायरेटिक्स देते हैं, पेशेंट का नेगेटिव बैलेंस मेंटेन करते हैं ताकि लंग्स क्लियर हो सके. तो हम ट्राली एंड टाको को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, बोथ आर द एक्यूट कॉम्प्लिकेशन दैट स्टार्ट विद इन 6 आवर्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन. तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम, जो टाको भी सबसे पहले हम बीपी चेक करेंगे पेशेंट का. ट्राली में बीपी नॉर्मल या लो होगा, बट इन केस ऑफ टाको बीपी कैन बी एलिवेटेड. दूसरा क्या है कि इसमें कोई फीवर के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा, दोनों ही फीवर के साथ यूजुअली एसोसिएटेड नहीं होते हैं. एक्सरे में क्या होगा, जो ट्राली होगा उसमें बायलेटरल कंसोलिडेशन मिल सकती है, बट इन केस ऑफ टाको पल्मोनरी एडिमा या पल्मोनरी फ्यूजन जैसी पिक्चर होगी. Next, we can check BNP. In case of TAPCO, BNP will be elevated and in TRALI, BNP will be normal. And pulmonary artery occlusion pressure चेक करेंगे, वो भी टाको में एलिवेटेड होगा. और जो टाको होता है वो रिस्पॉन्ड करता है टू द डायरेटिक्स एंड इसमें जो फ्लूइड होता है वो टाको में ट्रांसुडेटिव टाइप का होता है एंड ट्राली में एक्सुडेटिव टाइप का होता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है. नेक्स्ट इज़ मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं रिलेटेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. उसमें क्या क्या होता है, जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं उसमें एंटीकोएगुलेंट यूजुअली CTPA होता है, मतलब कि सिट्रेट होता है. उसमें जो सिट्रेट होता है
वो क्या करता है, वो मैग्नीशियम के साथ बाइंड होके हाइपोमैग्नीसीमिया कराता है, कैल्शियम के साथ बाइंड होके हाइपोकैल्सीमिया कराता है। इसलिए बोलते हैं कि अगर 3 ब्लड दे दिए हैं तो उसके बाद कैल्शियम हमें देना चाहिए। और क्या कर सकता है वो, पोटेशियम के साथ बाइंड करके हाइपोकैल्सीमिया भी करा देता है। एंड जो सिट्रेट होता है वो लिवर में जाता है एंड उसमें क्या होता है कि लिवर में मेटाबोलाइज होकर सिट्रेट बाइकार बना देता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा एंड पोटेशियम अपटेक इन द सेल बढ़ जाता है, तो हाइपोकैलीमिया होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हाइपोकैलीमिया तो हो ही सकता है जैसे मैंने आपको बताया, बट हाइपरकैलीमिया भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द आरबीसी ब्रेकडाउन। अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन है तो हाइपरकैलीमिया होता ही है, उस केस में हमें एबीजी करानी होती है टू रूल आउट हाइपरकैलीमिया एंड टू ट्रीट इट। उसके बाद है क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस। क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस वो होते हैं जो कि 24 आवर्स के बाद स्टार्ट होते हैं। वो भी इम्यून मेडिएटेड हो सकते हैं एंड नॉन इम्यून मेडिएटेड हो सकते हैं। इम्यून मेडिएटेड में हीमोलिटिक रिएक्शंस हो सकती है, आइसो इम्यूनाइजेशन हो सकती है, एंड नॉन इम्यून मेडिएटेड में पेशेंट को आयरन ओवरलोड हो सकता है एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।